मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे भारत के अपवाद तंत्र को। ठीक है, तो हम लोग इसमें आपका आज ये जानेंगे हम भारत के अपवाद तंत्र में हिमालयी अपवाद तंत्र को, प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र को और अंतर अपवाद तंत्र को। देखिए, हिमालयी अपवाद तंत्र में हम लोग हिमालय से निकलने वाली 3 बड़ी नदियों को जानेंगे बच्चों। ठीक है, जैसे कि आपका सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। ठीक है, इसमें आपका जो प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र है उसमें हम लोग ये जानेंगे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं उनको जानेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, और जो आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं उनको भी हम लोग जानेंगे। ये आपका प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र में। और अंतर अपवाद तंत्र में हम लोग ये जानेंगे बच्चों कि झीलों में गिरने वाली जो नदियां हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी है भारत की, उनको जानेंगे। और मरुस्थल में गिरने वाली जो नदियां हैं उनको जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंधु नदी की। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी से होता है। पिछली क्लास में हम लोग ने जाना था कि कैलाश श्रेणी कहाँ स्थित है और ये किसका भाग है। तो आपको पता होगा ये जो कैलाश श्रेणी है ये ट्रांस हिमालय का भाग है। और ये कहाँ स्थित है बच्चों, ये तिब्बत में स्थित है। तो जो ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं वो 4 श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी। ठीक है, कैलाश श्रेणी जो है ये तिब्बत वाले भाग में स्थित है। तो सिंधु नदी आपका यहीं से निकलती है और यहीं पर आपका मानसरोवर झील भी है। ठीक है, तो अब ये बहते हुए जब भारत में प्रवेश करती है तो वो स्थान कौन सा है, दमचोक। ठीक है, तो दमचोक से ये भारत में प्रवेश करती है। और दमचोक कहाँ पर है बच्चों, आपका लद्दाख वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनेगा आपका सिंधु नदी भारत के किस क्षेत्र से होकर बहती है, तो लद्दाख से। ठीक है, सिंधु नदी जो है जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य होकर बहती है बच्चों। ठीक है, जो सिंधु नदी है जब ये भारत में दमचोक से प्रवेश कर जाती है तो ये आपकी 2 श्रेणियों के मध्य होकर बहती है। कौन कौन सी, तो जास्कर और लद्दाख। और जास्कर और लद्दाख किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का है, जो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, सिंधु नदी लद्दाख की राजधानी लेह से होकर बहती है। ठीक है, लेह शहर जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछेगा कि लेह शहर सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है, तो आपका ये दाएं तट पर स्थित है। अब आप बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि दायां और बाएं में। ठीक है, नदी का दायां कैसे क्या होगा, तो देखिएगा नदी जिस डायरेक्शन में बह रही है, ठीक है, उस डायरेक्शन में फेस करके खड़े हो जाओ। आपका जो दायां हाथ होगा, ठीक है, तो नदी का वो दायां तट होगा। और आपका जो बायां हाथ होगा तो वो नदी का बायां तट होगा बच्चों। ठीक है, अभी ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई है कि जब हम गंगा नदी के बारे में जानेंगे, गंगा नदी तंत्र को जानेंगे, तो उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि गंगा नदी के दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो वहाँ पर आपको ये ट्रिक काफ़ी काम आएगी। ठीक है, क्योंकि जब नदी जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में आप फेस करके खड़े हो जाएंगे, जो आपका दायां होगा वही आपका नदी का दायां तट होगा और जो आपका बायां हाथ होगा वो नदी का बायां तट हो जाएगा। तो आप उसको आसानी से उन सहायक नदियों को जान पाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ बताई है, आगे ये चीज़ आपके काम आएगी क्योंकि जब हम लोग गंगा नदी तंत्र को जानेंगे। सिंधु नदी भारत में बहते हुए दजिस्तान क्षेत्र में चिल्लर के पास पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और फिर उसके बाद ये अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी की जो लंबाई है बच्चों वो है आपकी 2880 किलोमीटर। ये पूरी सिंधु नदी की लंबाई है। ठीक है, अब सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वो आपकी है चेनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, इसके अलावा भी इसकी सहायक नदियां हैं जैसे कि सोक और गिलगिट, काबुल, खुर्रम और गोमल। ठीक है, जो सोक नदी जो है सिंधु नदी के एक सहायक नदी है जो उत्तरी लद्दाख से होकर बहती है। ठीक है, श्योक नदी जो है आपकी ये काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के मध्य से होकर बहती है बच्चों। तो क्वेश्चन ये बनेगा आपका, कौन सी नदी लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी के मध्य से होकर बहती है, ठीक, श्योक नदी। ठीक है, एक एक करके हम सिंधु नदी की सहायक नदी को जानेंगे। ठीक है, चेनाब नदी, ऋग्वेद में चेनाब नदी को अस्कनी नदी भी कहा गया है बच्चों। ठीक है आपका, और अर्थवेद में इस चेनाब नदी को कृष्णा नदी भी कहा गया है। ठीक है,
इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चेनाब नदी की जो लंबाई है 1080 किलोमीटर है। ये नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है बच्चों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है चेनाब नदी। तो कहेंगे कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चेनाब नदी, ठीक है। इसका उद्गम स्थान, अब फिर दूसरा जो पॉइंट है ये और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चेनाब नदी या नदियों का उद्गम स्थान जरूर पूछता है एग्जामिनर, तो उसको याद कैसे करेंगे इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसका जो उद्गम स्थान है वो बारालाचा दर्रे से होता है बच्चों, किसका, चेनाब नदी का। अब देखिएगा तो याद करने का कैसा तरीका होगा, देखो चेनाब, नाव से क्या होगा, नाव, नाव कुछ समझ में आ रही, चेनाब नाव, ठीक है, नाव, ठीक है। तो नाव कितनी होनी चाहिए आपकी, 12, ठीक है। तो क्या है, तो 12 लाचा, तो आपको माइंड में क्लिक होगा कि ये 12 लाचा से ही निकलेगी। नाव कितनी चाहिए हमको, 12, ठीक है। तो 12 लाचा दर्रे से होता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण 2 नदियां, देखो चंद्रा और भागा नदी से होता है बच्चों, इसलिए इसे चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाती है। कौन सी, चेनाब नदी, ठीक है। तो चेनाब नदी का दूसरा नाम क्या है, चंद्रभागा नदी, जो हिमाचल के लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। अब चंद्र नदी जो है चंद्रा ताल से निकलती है, और जो भागा नदी है वो सूरज ताल से निकलती है। और जब ये 2 नदियां, जो 2 धाराएं आपस में जहां मिलती है, तो वो कौन सी जगह है बच्चों, वो तांडी जगह है, ठीक है। तो तांडी से ही ये चेनाब नदी का रूप लेती है, ठीक है। जब ये 2 धाराएं मिलती हैं तो वहां पर ये तांडी में मिलती है, फिर यहाँ से चेनाब बनती है। इसमें और नदियां भी मिलती हैं, जैसे कि आपकी रावी, सतलज, व्यास, ठीक है, झेलम। तो सर इसके क्रम को आपको लोग याद रखिएगा कि कौन सी नदी चेनाब से पहले मिलती है। तो कभी कभी एग्जामिनर ये पूछता है, तो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके क्रमों को याद करेंगे हम लोग, ठीक है, कौन सी नदी पहले मिलती है, कौन सी नदी बाद में मिलती है, तो ये चीज़ है। उसके बाद ये नदी जो है आपका पाकिस्तान में जाकर आपका सिंध से मिल जाती है, ठीक है। चलिए, झेलम नदी, झेलम नदी का उद्गम स्थान कश्मीर घाटी के बैरीनाग के निकट होता है बच्चों। अब देखिएगा इसके उद्गम स्थान को हम लोग कैसे याद करेंगे, जहाँ से ये नदी निकल रही है तो वो है बैरीनाग। तो देखिएगा नाग को कभी कोई झेल नहीं सकता, ठीक है। तो कोई झेलम, झेलना, झेलना कुछ याद आ रहा, झेलना, और नाग तो बैरीनाग, तो जहाँ पर भी नाग आएगा शब्द तो वो झेलम नदी ही होगी, ठीक है। तो झेलम नदी का जो उद्गम स्थान है तो वो कौन सी जगह पर है, बैरीनाग से निकलती है, ठीक है। कौन सी नदी, झेलम नदी, देखिए कश्मीर घाटी के बैरीनाग से निकलती है। तो आप, हम लोग ने पिछली क्लास में ये जाना था कि आपका जो निम्न हिमालय है वहाँ पर सुंदर सुंदर घाटियाँ पाई जाती है, और सुंदर सुंदर घाटियाँ कहाँ पर होती है, निम्न हिमालय में, लघु हिमालय में। तो वहाँ पर आपका कुल्लू की घाटी, कश्मीर घाटी, जितनी भी घूमने वाली पर्यटक वाली जो जगह है तो वो कहाँ पर आ रही है आपकी, वो निम्न हिमालय में आ रही है। तो क्या, तो निम्न हिमालय की जो 3 श्रेणियाँ हैं, पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत, ठीक है, ये 3 श्रेणियाँ आपका निम्न हिमालय में आती है। और जो कश्मीर घाटी है वो पीर पंजाल में स्थित है, ठीक है। जो श्रीनगर जो शहर है वो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। उसके थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपका ये बुलर झील, ठीक है, ये झेलम नदी के किनारे में ही स्थित है। और जो बुलर झील है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बच्चों, ठीक है, यहीं पर स्थित है। और इसके आगे आपका जो उरी और बारामूला, जो आप उरी से तो आप अच्छे ढंग से परिचित है, इस पर तो पिक्चर बन गई है, ठीक है, मूवी बन गई है उरी। तो वो जो उरी जो स्थान है वहाँ पर भी आपकी झेलम नदी निकल रही है, उरी और बारामूला से, ठीक है। आपका इसकी सहायक जो नदी है वो किशन गंगा है बच्चों, ठीक है। किशन गंगा को नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। जो झेलम नदी है ये चेनाब से मिलने वाली सबसे पहली नदी है बच्चों, ठीक है। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, ये जो है इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। कौन सी नदी, ये आपकी झेलम नदी, क्योंकि और ये सबसे बड़ा बॉर्डर बना रही है, 170 किलोमीटर तक ये इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर बनाते हुए बहती है, ठीक है। को का इंडिया जो है झेलता है किसको, पाकिस्तान को, तो वो झेलम, तो झेल रहा है, तो झेलम नदी ही बॉर्डर बनाएगी, ठीक है ना। तो 170 किलोमीटर ये बहती है, ठीक है। और फिर बाद में ये आपका पाकिस्तान के जंग के निकट ये चेनाब नदी से जाकर मिल जाती है। आई होप आपको ये झेलम नदी समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे रावी नदी की, ठीक है बच्चों। देखिए रावी नदी को हम वैदिक काल में इसे परुषणी नदी भी कहते थे, ठीक है आपका, और संस्कृत में इस नदी को इरावती नदी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। कौन सी नदी को, रावी नदी को।
अब ये जो रावी नदी जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है बच्चों, ठीक है। और अब देखिएगा इसका जो उद्गम स्थान है वो रोहतांग है। अब देखिए रोहतांग को कैसे हम याद करेंगे, देखिए रावी मतलब रवि, क्या रवि नाम का एक लड़का था जो रोता रहता था, तो रोहतांग, ठीक है, रोहतांग, ठीक है। तो रवि नाम का एक लड़का था जो रोता रहता था, तो रावी का उद्गम स्थान क्या है, रोहतांग दर्रा, ठीक है, जो कि आपका हिमाचल में ही स्थित है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब उसके बाद जब ये आगे नदी बह रही है तो अब आपका ये रावी नदी पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर बहती है। कौन सी, ये रावी नदी, ठीक है। तो ये कौन सी दो श्रेणियों के मध्य से होकर बहती है रावी नदी, ठीक है। तो आपका पीर पंजाल धौलाधर, क्वेश्चन ये पूछ सकता है एग्जामिनर, पीर पंजाल व धौलाधर श्रेणी के मध्य कौन सी नदी बहती है, तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए रावी नदी, ठीक है। और धौलाधर और पीर पंजाल मैंने आपको बता रखा था ये आपका निम्न हिमालय की श्रेणी में आता है। पिछली वीडियो में जो अपने हिमालय से संबंधित पूरी एक एक चीज़ के बारे में हमने डिस्क्राइब किया है, तब आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा ये पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी क्या है, ठीक है ना। तो जाके उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, आपने नहीं देखी है तो। चलिए नदी जो है इसके आगे फिर रंजीत सागर बांध है बच्चों, ठीक है। रंजीत सागर बांध इसी नदी में बना है, ठीक है, आपका रावी नदी में। जो पाकिस्तान का जो लाहौर शहर है वो भी इसी नदी के किनारे बसा है बच्चों, ठीक है। जो पाकिस्तान के बाद ये जाकर पाकिस्तान के जंग के निकट जो है ये चेनाब से मिल जाती है। कौन सी, ये रावी नदी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब हम लोग बात करते हैं सतलज की, ठीक है। ये नदी जो है आपकी तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है बच्चों। देखिए इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है, राक्षस ताल। अब देखिएगा इसको याद कैसे करेंगे बच्चों हम लोग, देख जो राक्षस है, ठीक है, राक्षस वो कभी सत्य नहीं बोलता, कभी भी सत्य नहीं बोलता, ठीक है। तो सतलज, ठीक है। तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि सतलज कहाँ है, राक्षस ताल से निकलती है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यही छोटे छोटे पॉइंट जो है एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में हमारे सामने आते हैं, फिर कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आपका ये कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रहे, बार बार आपको नदियाँ याद ना करना पड़े, ठीक है। एक बार आप समझ लीजिएगा, माइंड सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठा दीजिएगा, ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन फिर ख़त्म हो जाएगा आपका अब याद करने की, ठीक है। समझ के आप लोग याद करेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए ज्योग्राफी को समझना और नदियों को जानना, ठीक है। अब देखिएगा ये राक्षस ताल से निकलती है तो ये तिब्बत से निकलती है, तो तिब्बत से क्या कितनी नदियाँ निकल रही है, हमारी 3 नदियाँ निकल रही है, ठीक है। तो देखिएगा आपका मानसरोवर से 2 नदियाँ निकलती है, आपका जो ये मानसरोवर जो झील है कहाँ, कौन सी श्रेणी में है, कैलाश श्रेणी में, ठीक है। कैलाश श्रेणी में मानसरोवर से 2 झीलें निकल रही है। कौन कौन सी निकल रही है आपकी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आपका ये मानसरोवर झील से निकलती है। और आपका जो सतलज नदी है ये राक्षस ताल है एक जगह, तो ये वहाँ से निकलती है, ठीक है। ये वहाँ से निकल रही है आपका सतलज नदी। तो हमारा तिब्बत से 3 नदियाँ निकलती है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। चलिए अब ये नदियाँ जब निकल रही है तो फिर निकलने के बाद तिब्बत से निकलती है वही ये भारत में प्रवेश करती है, इंटर करती है, तो वो सिपकिला दर्रे से ही इंटर कर रही है, ठीक है। तो ये नदी कहाँ से इंटर करती है, सिपकिला दर्रे से, भारत में, ठीक है। इस दर्रे को इम्पोर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिएगा। तो और सिपकिला दर्रा कहाँ पड़ता है बच्चों, ये हिमाचल में पड़ता है। चलिए उसके बाद आपका इसी नदी में आपका भांगड़ा नागर डैम भी है, ठीक है, जो कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में बना हुआ है। और लुधियाना जो शहर है जो कि पंजाब में स्थित है, इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, लुधियाना शहर। और आगे चल के ये हरिके नामक स्थान पर व्यास नदी सतलज नदी से मिल जाती है। देखिए अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये व्यास नदी है ये भारत में ही मिल जाती है, ना कि ये जाके पाकिस्तान में जाके गिरती है, ठीक है। तो ये व्यास नदी जी को आप लोग याद कर रख लीजिएगा, ये व्यास नदी जो है ये सतलज से आपका इंडिया में ही मिल रही है। उसके बाद ये और कौन सी जगह पर, हरिके नामक स्थान पर। और हरिके में इसी जगह पर आपका एक नहर का निर्माण किया गया है भारत के द्वारा, जिसका नाम रखा गया है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नहर है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है 650 किलोमीटर है। ये सिंचाई के लिए बनाई गई थी, ठीक है। ये नदी आगे जाकर चेनाब से मिल जाती है। कौन सी नदी बच्चों, ये सतलज नदी, ठीक है।
चेनाब से मिलने वाली ये अंतिम नदी है बच्चों। चेनाब की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो सतलज। और पहली सहायक नदी कौन सी है? झेलम। और अंतिम कौन सी है आपकी? ये सतलज। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट को आप लोग माइंड में बैठा दीजिएगा कि सतलज नदी जो है आपकी चेनाब से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। ठीक है, चलिए व्यास नदी। व्यास नदी का उद्गम स्थान व्यास कुंड से ही होता है बच्चों। ठीक है, इसको याद करना आसान होगा क्योंकि क्या है, व्यास कुंड से ही इसका उद्गम हो रहा है। ठीक है, इस नदी का पंजाब के हरिके में ये सतलज से मिल जाती है आपका, और फिर हरिके से ये इंदिरा गांधी जो नहर है, जो भारत की सबसे बड़ी नहर है, वो यहीं से निकली है, हरिके से। तो कुल्लू की जो घाटी बड़ी फेमस है, कुल्लू मनाली कहते हैं ना, तो कुल्लू मनाली हम लोग काफ़ी सुना नाम है, काफ़ी घूमने वाली जगह है, टूरिस्ट एरिया है, तो है टूरिस्ट प्लेस है। तो वो जो है इसके किनारे बसा है व्यास नदी के, कौन? कुल्लू घाटी। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था जिसे आपका सिंधु जल समझौता कहा जाता है, जो 1960 में हुआ था। ठीक है, जो है सिंधु का जो पानी है, ठीक है, सिंधु नदी का जो सहायक नदियां हैं उसका पानी जो है इंडिया से होकर बह रहा था। तो इसमें ये समझौता किया गया था आपका, सिंधु, झेलम और चिनाब, ये जो 3 नदियां हैं, इसका जो यूज़ करेगा पाकिस्तान करेगा 80% और 20% पानी यूज़ करेगा भारत। ठीक है, इस जल समझौते के आधार पर। और रावी, व्यास और सतलज जो है, ये जो 3 नदियां हैं, इसका पानी यूज़ करेगा भारत। ठीक है, 80% और 20% यूज़ करेगा पाकिस्तान। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो ये 1960 में हुआ था। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो पानी है ये सिंचाई और जल विद्युत बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो मेरी ये जो वीडियो है आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ सके।